हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की सीबीएस की कक्षा में हम बायोलॉजी से पूछे जाने वाले जो मोस्ट हॉट या हाईलाइटेड टॉपिक से जहां से प्रश्न आते ही आते हैं, जैसे आपका विटामिन्स वाले टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। प्रीवियस पेपर में अगर आपने देखा होगा, पोषण से आपका पोषण वाले चैप्टर के अंतर्गत ही ये सभी आ जाएंगे। वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी के बारे में इसी एक वीडियो में हम कवर करेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। और ब्लड वाला टॉपिक भी मैं इसी वीडियो में आपको कवर करा दूंगी, तो आपका कहीं से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। इस टॉपिक से आपका 101% क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके यूपी टेट के एग्जाम में। तो बहुत अच्छे से आपको इस क्लास को लेना है, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं चीजों को साथ साथ आपको याद कराती हुई चलूंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आप लोग जानते हैं कि पोषण के अंतर्गत ये सभी आएंगे, वसा, प्रोटीन, है ना, फैट, और इन सब के बारे में बात करेंगे। और क्वेश्चन कैसे पूछा गया है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती हुई चलूंगी। तो हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन यानी पोषण नामक इस चैप्टर की। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि भाई हमारे शरीर को जो पोषक पदार्थ है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो फूड के माध्यम से। आप भोजन ग्रहण करते हैं, उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और बहुत सारे पोषक पदार्थ भी मिलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भोजन के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आप बताएंगे भोजन ऊर्जा का स्रोत है। इसके अलावा भोजन पाचन क्रिया के द्वारा सरल और घुलनशील अणुओं में बदल जाता है और इन सरल अणुओं का ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण हो जाता है। फिर भोजन में पोषक पदार्थ का होना आप लोग जानते हैं बेहद आवश्यक है। कौन कौन से पोषक पदार्थों का होना हमारे भोजन में आवश्यक है, अगर उनकी बात करें तो उन सभी को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहली है कार्बनिक पदार्थ और दूसरी होती है अकार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या आएगी, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन, इन सब के बारे में जानेंगे। और क्वेश्चन कैसे बनता है वो चीज भी साथ के साथ हम सीखते हुए चलेंगे। इधर हम बात करेंगे अकार्बनिक पदार्थ को किस किस की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को भोजन में क्या क्या ग्रहण करना चाहिए। तो कार्बनिक पदार्थ तो हमने देख लिए। इसके अलावा अकार्बनिक पदार्थ में वाटर और मिनरल्स। ठीक है, कई बार प्रश्न में ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक पदार्थ नहीं है, तो ये चारों कार्बनिक पदार्थ है, ये नहीं है, ये अकार्बनिक पदार्थ है। तो आपको ये भी पता हो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन ये ऑर्गेनिक है और कार्बनिक है। अगर बात करें वाटर और मिनरल्स की, ये अकार्बनिक है। अब चलो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, फिर फैट, फिर प्रोटीन, फिर इन सभी को सीरीज से जानते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं शर्करा। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशो होता है, ये पेपर में पूछा गया है एक बार, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है 1:2:1। इसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन का और एक कार्बन का। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, एक और बात आपको यहाँ पर जो मेन है पेपर में पूछी जाती है वो ये है कि शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, शर्करा से मिलती है। ठीक है, सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसा होता है, ऑप्शन में मिलेगा मीठा, खट्टा, नमकीन या कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा का टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है। कार्बोहाइड्रेट कैसा होता है, मीठा होता है। अच्छा, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा कितनी मिलती है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है। याद रखिएगा इस
नंबर को याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि पूरे दिन में या प्रतिदिन हमें कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है, हमारे शरीर को कितना हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट, तो हमें प्रतिदिन 350 से 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। दोस्तों इत्मीनान रखिए, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर ये क्लास मैंने प्रोवाइड की है, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं थी। आपके पेपर नज़दीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कहीं से आपका कोई भी प्रश्न छूटे। एक एक नंबर बहुत मायने रखता है आप सभी के लिए। हालांकि इसमें मेरिट का कोई रोल अभी तक नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा स्कोर आप करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा मुझे भी लगेगा और आपको भी लगेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा सुपर टेट के लिए। तो वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं नहीं चाहती कि कहीं भी कोई चूक हो। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, मज़े से पढ़िए, ठीक है। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कराऊंगी। तो ये हमने देख लिया प्रतिदिन हमें कितने कार्बन की आवश्यकता पड़ती है। 350 से 450 या 350 से 450 ग्राम कार्बन की आवश्यकता हमारे शरीर को एक दिन में पड़ती है। स्रोत क्या क्या है भाई, कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, हम क्या खाए ऐसा? तो आलू से, फल से, अनाज से, शर्करा से, रोटी और दूध, इन सब से मिलता है कार्बोहाइड्रेट। बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए, बहुत अच्छे। अब हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में पहला नाम आप देखेंगे तो मोनोसेकेराइड। क्या नाम है? मोनोसेकेराइड। अब ये मोनोसेकेराइड क्या है? एक शर्करा अणु से बने, उनको क्या कहेंगे? मोनोसेकेराइड। जो एक अणु से मिलकर बने होते हैं वो मोनोसेकेराइड, ठीक है। जो शर्करा के एक अणु से बने हो, मोनो मतलब सिंगल, एक, ठीक है। तो इसी से समझ जाना, मोनोसेकेराइड का मतलब क्या है? एक शर्करा के अणु से बने। और उदाहरण क्या क्या है इसके, कौन कौन से मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है? जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये सभी किस में आएंगे? मोनोसेकेराइड में आएंगे। पूछा जाता है पेपर में इस प्रकार से। ग्लूकोज की अगर बात करें, ग्लूकोज का क्या लाभ मिलता है और क्या स्रोत है? तो ग्लूकोज हमें फ्रूट्स से, मिल्क से, वेजिटेबल्स से मिलता है। और ग्लूकोज क्या करता है? हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो ये पूछा जाता है कि हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी किससे मिलती है? ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से, या कुछ भी आपको ऑप्शन में देगा प्रोटीन से। तो आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज जो है इंस्टेंट एनर्जी देता है। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेयर्स क्या है, ग्लूकोज पीते रहते हैं बीच में। आगे बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के बारे में जानना इसलिए जरूरी है, यहाँ से पेपर में आता है कि सबसे मीठी शर्करा या सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो आप बताएंगे फ्रक्टोज है, ठीक है। किस किस में मिलेगा? तो चीनी में मिलेगा, शहद में मिलेगा और फलों में भी मिलता है। तो चीनी, शहद, फलों में मिलेगा और ये सबसे मीठा क्या है? सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमारे शरीर की जो कार्य क्षमता है वो घट जाएगी, ठीक है। कार्य करने की क्षमता घट जाएगी अगर कार्बोहाइड्रेट की शरीर में कमी है। दूसरा हम बात करते हैं, यहाँ हमने ग्लूकोज, फ्रक्टोज के बारे में बात कर ली। एक और आता है इसी के अंतर्गत जिसका नाम है ग्लैक्टोज। ये फलों के रस में मिलता है। तो मोनोसेकेराइड देख लिया। इसके बाद बात करते हैं डाइसेकेराइड की। डाइसेकेराइड, ठीक है। इसकी बात करें तो इसके कौन कौन से उदाहरण हैं? उदाहरण याद रखने हैं आपको खास करके इसमें। ये एक से ज्यादा शर्करा के अणुओं से मिलकर बना होगा। इसके उदाहरण है सुक्रोज, मल्टोज और लैक्टोज। अच्छा, अगर बात करें सुक्रोज की तो ये कहाँ से प्राप्त होगा? तो हनी से, ठीक है, शहद से, चीनी से, फ्रूट से मिलेगा। बाकी अगर बात करें ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है सुक्रोज, और इसको टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, यहाँ लैक्टोज इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि पूछा जाता है मिल्क से कौन सा कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा? तो मिल्क से कौन सा मिलेगा? लैक्टोज मिलेगा, ठीक है, लैक्टोज। माल्टोज की अगर बात करें तो यहाँ पर
सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलेगी, तो माल्टोज से मिलेगी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलेगी माल्टोज से। और सबसे ज्यादा मीठा कौन था, फ्रक्टोज था, ऊपर हमने देखा, ठीक है, सबसे ज्यादा मीठा फ्रक्टोज और सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलेगी, माल्टोज से मिलेगी। ये आपका ड्राई फ्रूट्स में पाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा टाइप कौन सा है कार्बोहाइड्रेट का। पहला हमने देखा मोनोसेकेराइड, दूसरा देखा डाइसेकेराइड जिसमें 2 अणु मिले हो, ठीक है, 2 अणु मिले हो। तीसरा प्रकार है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में शर्करा की बहुत सारी इकाइयां मिली हुई होती है। इसके उदाहरण है सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, ठीक है, सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। सेल्यूलोज की बात करें कहाँ मिलेगा, तो सेल्यूलोज जो है वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप की कोशिकाएं सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। शरीर पाचन नहीं कर पाता सेल्यूलोज का क्योंकि ये कठोर होता है। और स्टार्च की अगर बात करें, स्टार्च किस किस से प्राप्त होता है, आलू से, मक्का से, बाजरा से और चावल से। तो ये हमने जान लिया कार्बोहाइड्रेट के बारे में जितना आपके लिए जरूरी था। अब हम बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रोटीन की खोज किसने की। प्रोटीन की खोज किसने की, पेपर में आ जाता है, तो मूलर ने की थी। किसने, मूलर ने। तो प्रोटीन की खोज किसने की, मूलर ने की। मूलर ने प्रोटीन की खोज की। प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जे बर्जेलियस ने किया था। बर्जेलियस ने किया था। प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जे बर्जेलियस ने किया था, खोज की थी मूलर ने, ठीक है। अच्छा, और प्रोटीन होता क्या है, तो ये जटिल कार्बन यौगिक का बना हुआ होता है और इसमें 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। 20 अमीनो अम्ल मिलकर के एक यूनिट बनाएंगे प्रोटीन की। आगे बात करते हैं मानव शरीर का 15% मानव के शरीर में किसकी आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन की। बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस हम प्रोटीन को कहते हैं। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए प्रोटीन की बेहद ज़्यादा आवश्यकता होती है। और आपने देखा होगा जिम जाने वाले जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और एक यूनिट से प्रोटीन की हमें 4.1 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 4.1 किलो कैलोरी। आगे चलते हैं किसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, ये बहुत पूछा जाता है। दिस इज सो मच इम्पोर्टेंट कि दूध में कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो कैसिन प्रोटीन मिलता है। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो ओसिन प्रोटीन मिलता है। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। दूध में कैसिन नामक प्रोटीन, हड्डियों में ओसिन, प्लाज्मा में मिलेगा फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन। और एग में कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो अल्ब्यूमिन प्रोटीन। और खून में मिलता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन। याद रखेंगे आप, ये सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। सारे इनमें ऐसे हैं जो कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो दूध में केसिन, हड्डियों में ओसिन, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन, एग्स में मिलता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन और खून में मिलता है हीमोग्लोबिन। याद रख पाएंगे, बहुत बढ़िया। चलो अब बात करते हैं आगे और प्रोटीन के बारे में क्या क्या आपको जानना चाहिए। देखिए, ऊर्जा उत्पादन और शरीर की मरम्मत करने का कार्य करता है प्रोटीन। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन का क्या कार्य है, ऑप्शन में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, ऊर्जा प्रदान करने का या ऊर्जा और शरीर की मरम्मत करने का, दोनों इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन ऊर्जा भी देता है, साथ ही साथ शरीर की मरम्मत करने का कार्य भी करता है प्रोटीन। प्रतिदिन प्रोटीन कितना आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, तो अगर बात करते हैं प्रतिदिन हमें प्रोटीन की जो नीड होती है वो 10 से 12 ग्राम होती है। बस 10 से 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाना चाहिए, उतना सफिशिएंट है। सोर्सेज क्या है, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है, सोयाबीन में मिलता है और मशरूम में, ठीक है, सोयाबीन और मशरूम। प्रोटीन अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाए बॉडी में तो उसका उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर प्रोटीन ज़्यादा हो जाता है बॉडी में तो उससे किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा भी खराब है और कम भी खराब है, ठीक है। तो प्रोटीन अमाउंट हाई होने पर किडनी फेल हो सकती है। अच्छा, ये तो हमने देखा कि अगर ज़्यादा हो जाए,
और अगर कमी हो जाए प्रोटीन की तो फिर क्या होगा? अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या होगा? अगर 1.5 वर्ष से ज़्यादा उम्र का बच्चा है, ठीक है, 1.5 वर्ष से ज़्यादा उम्र का बच्चा है तो उसको हो जाएगा रोग क्वाशियरकर, ठीक है, क्वाशियरकर रोग हो जाएगा। इसमें क्या होता है? शरीर बहुत ही दुबला पतला हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, त्वचा दबाने पर नीली पड़ने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं, पेट बाहर निकल आता है। तो ये तो हो गया आपका छोटे बच्चे के लिए। लेकिन जो इससे ज्यादा उम्र के हैं उसमें प्रोटीन की कमी से रोग का नाम बदल जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है, अगर बच्चों में पूछे तो आपको ये बताना है, अगर वयस्क में पूछे तो आपको फिर ये बताना है मरासमस, ठीक है, मरासमस ये रोग हो जाता है। इसमें क्या होगा भाई? फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट रुक जाएगा, बाल झड़ने लगेंगे, ठीक है, शारीरिक मानसिक विकास अच्छे से नहीं होगा। तो ये दोनों बीमारियां किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से होती है। और ज़्यादा हो जाए तो किडनी फेल हो जाती है। तो प्रोटीन के बारे में हमने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें जान ली। अब बात करते हैं फैट की, यानी वसा की। वसा क्या है? एक साधारण लिपिड है, सिंपल लिपिड है, ठीक है। और इसी की अगर बात करें कि 1 ग्राम वसा से या 1 ग्राम फैट से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो इससे 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है फैट से। अच्छा, फैट के भी क्या कोई टाइप्स होते हैं? हाँ बिल्कुल, 2 तरह का फैट होता है, एक तो सैचुरेटेड फैट और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट। ये कैसे? इसके बारे में तो नहीं पता है, तो चलिए देखते हैं। सैचुरेटेड फैट यानी संतृप्त वसा, इसमें क्या होगा? अगर इसको हम कम टेम्परेचर पर ले जाए तो ये सॉलिड अवस्था में बदल जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो ये लिक्विड में अपने आप बदल जाएगा, और इसका पाचन हमारा शरीर बहुत देरी से करता है। जो सैचुरेटेड फैट होता है इसका पाचन देरी से होता है और ये अच्छा नहीं होता है शरीर के लिए। ये घी, चिकन ऑयल और डालडा इन सब में पाया जाता है सैचुरेटेड फैट, ठीक है, क्योंकि भाई पाचन जो है देर से होगा तो शरीर के लिए कहाँ अच्छा है। इसके मुकाबले अगर बात करें असंतृप्त वसा की, अनसैचुरेटेड फैट की, तो ये शरीर के लिए अच्छा होता है। ये टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो लिक्विड ही फॉर्म में रहेगा। जैसे आपका ऑयल होता है, ठीक है, कौन सा ऑयल भाई? अगर बात करें नारियल का तेल है जैसे, तो वो तो सॉलिड में भी बदल जाता है, लेकिन जो लिक्विड ही फॉर्म में रहे वो वाला ऑयल अच्छा होता है। ऑक्सीडेशन जल्दी होता है, यानी पाचन इसका बहुत आसानी से हो जाता है हमारे शरीर में। उदाहरण कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है अनसैचुरेटेड फैट? तो ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, मछली का तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये तेल हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो तो ये लिक्विड ही फॉर्म में रहेंगे। और सबसे अच्छा फैट किस में मिलता है? तो ऑलिव ऑयल में मिलता है, जो कि मैंने यहाँ बताया, जैतून का तेल, ठीक है, सबसे अच्छा फैट का सोर्स है ये। कौन से? अनसैचुरेटेड फैट का, ठीक है। अच्छा, भी हमने देख लिया कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि वसा के कार्य क्या है। तो देखिए, ऊर्जा की मात्रा बढ़ाता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, ये काम तो है ही वसा का। साथ ही साथ कार्य क्षमता बढ़ाएगा। भाई ऊर्जा मिलेगी तो कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी। त्वचा में अवरोधक का कार्य करेगा और ऊर्जा के स्रावण को रोकता है, ठीक है। इसमें बस आपको यही ध्यान रखना है कि फैट से भी आपको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अच्छा, अगर फैट की जो मात्रा है वो शरीर में कम हो जाए, इसकी कमी हो जाए, तो क्या हो जाएगा? तो कार्य क्षमता घट जाएगी और शरीर में बहुत सारी कमजोरियां आ जाएगी। अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? कमी हो जाएगी तो आपने देख ली भाई, कार्य क्षमता कम हो गई, वीकनेस हो गई। ज़्यादा हो जाए तो मोटापा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से जो कोरोनरी धमनी होती है उसमें ये जमने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो होने में भी दिक्कत होती है और हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस से डिनोट किया है शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए कि प्लस का मतलब है बढ़ जाएगा। यहाँ नेगेटिव है तो कार्य क्षमता घट जाएगी, ताकि आसानी से समझ पाए, ज़्यादा लिखना ना पड़े, आपको समय से पहले मैं चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। तो उसके लिए थोड़ा जल्दी में किया है मैंने, लेकिन एकदम बेहतरीन है,
ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, वसा हमने जान लिया, अब जानेंगे विटामिन के बारे में। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका विटामिन वाला, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो विटामिन शब्द है ये किसने दिया था। विटामिन जो शब्द है ये किसने दिया था। तो विटामिन का जो शब्द है ये नामकरण किसने किया, फंक ने किया। लेकिन अगर वैसे पूछ ले कि खोज किसने की थी, तो खोज की थी हॉपकिंस ने। किसने की थी गाइस, याद रखिएगा आप, हॉपकिंस ने की थी। हॉपकिंस ने की थी 1912 में, ठीक है, विटामिन की खोज। शब्द, ये विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया, सबसे पहले किसने बताया, फंक ने बताया। अच्छा, क्या विटामिन से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, नहीं मिलती है, ठीक है, एनर्जी नहीं मिलती है। और क्या काम करेगा, तो फिर विटामिन जरूरी क्यों है, क्योंकि ये हमारी विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। विटामिन सुरक्षा करने का काम करता है। और विटामिन दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। चलिए इनको हम ट्रिक से समझेंगे कौन कौन से प्रकार होते हैं विटामिन के। तो मुख्य रूप से 6 प्रकार के विटामिन होते हैं, ए बी सी डी ई के, ये 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपके पेपर में, तो फिर कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा उनकी घुलनशीलता के आधार पर कि कौन से विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुल जाते हैं, कौन से विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुल जाते हैं। तो एक ट्रिक बताऊंगी, आपको हमेशा याद रहेगी ये चीजें। मान के चलो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। ये 2 ग्लास आपके पास है, ठीक है, ये 2 ग्लास आपके पास है और एक गिलास में आपको दिया गया है पानी, ठीक है, एक गिलास में इसमें क्या है, पानी है, इसमें पानी है और इसमें भरा हुआ है फैट। क्या भरा हुआ है, इसमें आपका फैट भरा हुआ है, वसा भरा हुआ है, तो गाढ़ा होगा ऑब्वियसली पानी से ज्यादा, ठीक है। तो इसमें फैट भरा हुआ है, वसा भरा हुआ है। अब हम बात करें कि जल में घुलनशील कौन से विटामिन है और वसा में घुलनशील कौन से विटामिन है। तो दोस्तों अगर आपको मैं एक छोटा सा कीड़ा दे दूं, कीड़ा से मतलब समझते हैं, कीड़ा, अरे भाई जो किसी को भी, जिसको भी आप कीड़ा बोलते हैं छोटा सा, तो मैं अगर आपको कीड़ा दे दूं तो अगर आप उसको पानी वाले गिलास में डालेंगे तो वो यहाँ दिख जाएगा मुझे, ठीक है, आपने कहाँ डाला उसको दिख जाएगा। लेकिन अगर इस कीड़े को आप इस फैट वाले गिलास में डालते हैं, फैट वाले, इसमें क्या है, इसमें वाटर है, अगर आप इसको फैट वाले गिलास में डाल देंगे तो क्या मैं इसको देख पाऊंगी, नहीं देख पाऊंगी, वो फैट में घुल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको अगर कीड़ा मिला के किसी ने फैट में दे दिया, आप पी जाएंगे, ठीक है। मान के चलिए, इसको थोड़ा सा याद कराने के लिए ट्रिक है। तो फैट में क्या होगा, कीड़ा घुल जाएगा। कीड़ा से मतलब है KEDA, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए फैट में घुलनशील है, फैट में सोल्यूबल है। लेकिन इनके अलावा जो बच जाता है, कौन सा बच जाता है, बी और सी बचेगा, ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी बचा। तो बचा हुआ किस में जाएगा, फिर वाटर के हिस्से में, ठीक है। जब कीड़ा तो इसमें चला गया, बचे कौन से 2 विटामिन, वो जल में घुलनशील और KEDA ये विटामिन है किसमें, फैट में सोल्यूबल या वसा में घुलनशील। ये तैयार हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एक एक विटामिन के बारे में, कौन से विटामिन का क्या रासायनिक नाम है और उसकी कमी होने से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, उसके सोर्सेज क्या क्या है। ये सारी चीजें आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। और फिर लास्ट में मैं क्या करूंगी, इनको बताने के बाद एक ट्रिक ऐसी बताऊंगी कि आपको सारे विटामिन के सारे रासायनिक नाम एक चुटकी में याद हो जाएंगे। लेकिन पहले इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, है ना, उसके बाद ट्रिक समझोगे तो आपको आसानी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विटामिन ए की। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। किस लिए आवश्यक है, विटामिन ए की आवश्यकता हमारी सबसे ज्यादा आंखों के लिए आवश्यक होता है, ठीक है, और श्वसनली यकृत किडनी को नमी देता है। ये आपके पेपर में नहीं पूछा कि नमी देता है या नहीं देता है, ये नहीं पूछेगा, बस आंखों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विटामिन ए। अच्छा, और अगर ना मिले फिर क्या, अगर विटामिन ए हमारी आंखों के लिए हमें पता है अच्छा है, लेकिन अगर ना मिले तो क्या हो जाएगा, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, रतौंधी हो जाएगी, ठीक है। कौन क्या हो जाएगी, रतौंधी हो जाएगी। और अश्रु शुष्क मतलब आंखों से आपके आंसू सूख जाएंगे।
इसके अलावा एक और रोग जो पूछा जाता है विटामिन ए की कमी के होने से, उसको भी आप यहीं पर लिख लीजिए, कौन सा? एनीमिया। ठीक है, एनीमिया। विटामिन ए की कमी होने पर कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया मतलब खून की कमी। ठीक है, खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। ये भी विटामिन ए की कमी से हो जाता है। अब सोर्सेज देखते हैं कि इसकी पूर्ति करने के लिए क्या क्या हमें खाना चाहिए। तो गाजर, हरी सब्जियां, पीले फल, इन सब का सेवन करना चाहिए। सबसे ज्यादा हरी सब्जियां और गाजर का। तो ये विटामिन ए के बारे में सब चीजें जान ली। अब हम बात करेंगे विटामिन सी की। विटामिन बी हम बाद में देखेंगे, क्योंकि विटामिन बी के कई सारे टाइप्स हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। पहले विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कर्बिक एसिड है। और ये ताप संवेदी विटामिन होता है। टेम्परेचर बढ़ने से ये विटामिन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कि अगर आपके खाने में विटामिन सी है और आप उसको उबालते हैं या उसको पकाते हैं, तो ये विटामिन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अकेला विटामिन जो मूत्र के साथ बह जाता है, कि जब जो बॉडी एक्सक्रीशन करती है तो उसमें मलमूत्र के साथ ये बह जाता है, निकल जाता है बॉडी से। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसके लिए होता है ये विटामिन? तो दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए। अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? तो ये स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा? स्कर्वी रोग हो जाता है। सोर्सेज क्या है? जितने भी खट्टे फल है, विटामिन सी के सोर्स क्या है? जितने भी खट्टे फल है, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, ये सभी विटामिन सी के से भरपूर होते हैं। दूध, अंडे में ये नहीं पाया जाता। चलो आगे बढ़ते हैं, विटामिन सी पूरा हो गया। अब हम विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। क्या है विटामिन डी का रासायनिक नाम? कैल्सीफेरोल। अच्छा, इसके और नाम भी है जो सामान्यतः जिस नामों से हम इसको बुलाते हैं विटामिन डी को, कि भैया सनसाइन विटामिन है ये। तो सनसाइन विटामिन क्यों? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? इस विटामिन का निर्माण होता है। हमें नेचर से ही मिल जाता है, कुछ खाने की जरूरत नहीं है। धूप खा लो थोड़ी सी, उसी से आपको मिल जाएगा विटामिन डी। तो इस वजह से सनसाइन विटामिन का नाम हम इसको दे सकते हैं। दूसरा, हार्मोन विटामिन भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि कैल्शियम अवशोषण बढ़ता है इससे। ठीक है, कैल्शियम में की वृद्धि होती है विटामिन डी से, तो इसको हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे बॉडी के किस पार्ट के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है? तो हमारी अस्थियों के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए विटामिन डी की बेहद आवश्यकता होती है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमारी हड्डियां, अस्थियां जो है वो कमजोर हो जाती है। और अगर ये हड्डियां कमजोर हो बच्चों की तो अलग नाम होगा इसका। और अगर वो वयस्कों की, बड़ों की अगर हड्डियां कमजोर हो जाए तो उसको अलग नाम दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, बच्चों की हड्डियां अगर विटामिन डी की कमी से कमजोर हो रही है तो उसको हम रिकेट्स के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? रिकेट्स के नाम से जानेंगे। और अगर यही हड्डियां बड़ों की कमजोर हो रही है तो इसको हम ऑस्ट्रियोमलेशिया के नाम से जानेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रियोमलेशिया के नाम से हम इसको जानेंगे। याद रखना, बहुत पूछा जाता है पेपर में, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गाइज, आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक करो दोस्तों, ऐसे मजा नहीं आता है पढ़ाने में। तो फटाफट से लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर भी करो। अब हम बात करेंगे विटामिन ई की। ये बहुत ही बढ़िया विटामिन है। क्यों? क्योंकि ये ब्यूटी विटामिन है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम देख लो आप पहले, तो फिर देखना कैसे प्राप्त होगा। इसके बारे में तो जरूर जानना आपको। अपने शरीर के बारे में जानने को आपको मिल रहा है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं है, क्या हमें कितना खाना चाहिए, कौन सा विटामिन कहीं से मिलेगा। तो अपने लिए भी इसको जानते रहिए, पेपर के लिए तो जानिए ही जानिए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। अच्छा, इससे क्या होता है विटामिन ई से? तो हमारा शरीर स्वस्थ, चमकदार त्वचा के लिए विटामिन ई की आवश्यकता होती है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। क्यों ब्यूटी विटामिन के नाम से? क्यों? क्योंकि विटामिन ई का सेवन करने से आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार, लहराती हुई, बिल्कुल चकाचौंध वाली हो जाती है। तो इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। दूसरा, इसका एक और काम है, रिप्रोडक्टिव विटामिन भी इसको कहते हैं। प्रजनन क्रिया को या प्रजनन शक्ति को मजबूत करने का काम भी विटामिन ई करता है। अच्छा, अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो जैसे कि हमने जाना कि भाई ब्यूटी विटामिन है,
अगर कमी हो जाए तो क्या हो जाएगी, डलनेस आ जाएगी स्किन में, त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगेगी, ठीक है, सिकुड़ जाएगी। और दूसरा क्या था इसका, रिप्रोडक्टिव विटामिन नाम था। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो यानी नपुंसकता नामक रोग भी हो जाता है। सोर्सेज क्या है विटामिन ई के वो देखिए। तो देखिए घर का ही अपना आप इसमें अच्छे से इसको इनहेल कर सकते हैं, अंकुरित अनाज, ठीक है, अंकुरित अनाज सबसे अच्छा इसका स्रोत है। एग, मिल्क, कोको ऑयल, ये सभी विटामिन ई के बहुत ही बढ़िया स्रोत होते हैं। अब एक और रह जाता है आपका विटामिन के, फिर बस बी बचेगा। विटामिन के की बात करते हैं तो विटामिन बी का नाम क्या है, रासायनिक नाम फिलिक्विनोन, ठीक है, फिलिक्विनोन। ये क्या काम करेगा, तो ये रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है विटामिन के। और अगर इसकी कमी हो जाए तो थक्का नहीं बनेगा। भाई किस लिए आवश्यक है, थक्का बनाने के लिए, और कमी हो गई विटामिन के की तो यानी थक्का नहीं बनेगा, और थक्का नहीं बनेगा तो इस रोग को हम नाम देंगे हीमोफीलिया। क्या नाम देंगे, हीमोफीलिया। याद रखिएगा, पूछा जाता है पेपर में, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हीमोफीलिया, ठीक है, रक्त का थक्का ना जमना, हीमोफीलिया। किसकी कमी से नहीं जमता, विटामिन के की कमी से। सोर्सेज क्या है, क्या क्या खाना चाहिए इसकी पूर्ति के लिए, तो भाई हरी हरी सब्जी खाओ, पालक खाओ, पनीर खाओ, टमाटर खाओ, दूध खाओ, खूब सारी चीज़ें खाओ। इससे अच्छा जब आप पिज़्ज़ा खाते हो, पिज़्ज़े से और आपकी परेशानी यही बढ़ती है फास्ट फूड खाने से। कभी कभी ठीक है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आप अपनी यही हरी सब्जियां, मटर पनीर, ये सब चीज़, टमाटर, ये सब चीज़ खाया करो। अब हम बात करेंगे विटामिन बी की, ठीक है, विटामिन बी की बात कर लेते हैं। बी के कई सारे टाइप्स हैं, फिर इसके बाद एक ट्रिक में इन सबको समेट देंगे। चलो देखते हैं। तो विटामिन बी जो है ये कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है, इसके कई सारे टाइप्स है। जो इंपॉर्टेंट है उनको जानते हुए चलेंगे, सारे टाइप्स याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। एक तो आपको पता होना चाहिए विटामिन बी1, इनको बी1, बी2, बी3 ऐसे नाम दिया गया है। तो विटामिन बी1 जो है इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। अगर आपसे बी1 ना देके ये पूछ ले कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो भी आप थायमिन बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, थायमिन ही बोलते हैं फिर इसको, ठीक है। अगर ऐसे ना पूछे कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम, तो थायमिन ही बताना, और बी1 करके पूछे तो है ही थायमिन फिर तो। अच्छा, अगर विटामिन बी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा, भाई विटामिन बी की कमी तो रोग भी बेरी बेरी ही होगा, ठीक है, बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है विटामिन बी1 की कमी से। स्रोत क्या है इसका, मूंगफली, मीट, दूध, ये इसके स्रोत होते हैं विटामिन बी1 के। दूसरा है विटामिन बी2। बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आज तक समाचार आप देखते हैं, आज तक न्यूज़ चैनल, ठीक है, वही याद रखना है बस। बी2 की कमी आज तक चैनल वालों को हुई है, ऐसा नहीं बोलते, चलो आपको पता नहीं आप क्या क्या सोचने लगो, तो याद करवाने के लिए था, कोई बात नहीं है, हम इसको ऐसे करते हैं। आज तक आपको याद रखना है राइबोफ्लेविन, आ से आंखों का लाल हो जाना, जा से जीवा का फटना यानी जीभ फटने लगती है, त्वचा फटने लगती है, आंखें लाल हो जाती है, अगर बी2 यानी राइबोफ्लेविन की कमी हो जाए। विटामिन बी3 इतना आवश्यक नहीं है, बस आप ये जानते हुए चलिए इसकी कमी से प्लेग्रा नामक रोग हो जाता है, ठीक है। और भी इसके इफेक्ट्स हैं यहाँ पर, स्मृति ह्रास यानी मेमोरी जो है कम होने लगती है, चर्म रोग हो जाता है, डायरिया या मृत्यु भी हो जाती है इंसानों की अगर लास्ट स्टेज पर चले जाए। विटामिन बी5 से बाल सफ़ेद होने लगते हैं। आगे चलते हैं, ये कोई इतना खास नहीं है। अब आपको इसमें जो याद रखना है वो है सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें विटामिन बी12 जिसका नाम है साइनोकोबाल्मिन। क्या नाम है, साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है जो कि कैंसर के उपचार में सहायक होता है, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है विटामिन। इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, और जो कैंसर के उपचार के लिए सहायक होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो यहाँ भी एनीमिया नामक रोग हो जाता है, और विटामिन ए की कमी से भी, ठीक है, विटामिन बी12 की कमी से भी क्या हो जाता है, हाई एनीमिया हो जाता है। अब ये हमने देखा किस किस के बारे में, सारे विटामिन कवर कर लिया। अब इसकी ट्रिक जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो फटाफट से अब याद करना, जैसे जैसे आपको मैं ट्रिक बताऊँ, एक बार इनके नाम लिख लेते पहले, ए, बी, सी, डी, विटामिन ई और विटामिन के। इन सब के हमने क्या देखना है, रासायनिक नाम याद रखने हैं।
अब रासायनिक नाम कैसे याद रखोगे, तो उसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। इन सब विटामिन के रासायनिक नाम याद रखने के लिए ट्रिक क्या है, आपको याद रखना है कि एक रथ है, रथ कौन सा, जिसमें दूल्हा बैठ के जाता है, तो उस रथ में दूल्हे की जगह क्या रखी है, टॉफी रखी है। दूल्हा तो है नहीं, लेकिन रथ में टॉफी है, दूल्हा नहीं है, टॉफी है। तो आपको याद रखनी है ये ट्रिक, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, याद रखिएगा, रथ एक टॉफी। इतना समझ गए आप। अब इसको फटाफट से अलग अलग कर दो, ठीक है। यहां पर र से इसको डिनोट करो, लाइन से आपको करना है, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। ये हमने लिख लिया अपनी पूरी ट्रिक इसके सामने। अब इनको फटाफट से पूरा करते हैं, चलिए देखते हैं आप कर पाएंगे या नहीं। तो रा से हमने जाना था, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था, रेटेनॉल था, रेटेनॉल, र से रेटेनॉल। ऑप्शन में से आप बहुत आसानी से सिलेक्ट कर पाएंगे। दूसरा क्या था, विटामिन बी का नाम क्या मैंने आपको बताया था, रासायनिक नाम थायमिन, था से थायमिन, बहुत आसानी से सिलेक्ट कर ले जाएंगे, ये ट्रिक याद कर लेना आप। विटामिन सी डिनोट कर रहा है यहाँ, रथ के बाद क्या आएगा, एक, एक का ए, तो ए से कौन सा बनेगा, एस कर्बिक एसिड, एस कर्बिक एसिड, एस कर्बिक एसिड। थोड़ा देख लेना, यहाँ स्पेलिंग रिलेट करना है बस आपको, यहाँ पर नाम तो मैंने ऊपर आपको बता ही दिए। आगे विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा, क्या से क्या बनेगा, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। आखिरी में क्या बचा, विटामिन के और फी बच गया, इसका नाम क्या होगा, विटामिन के का नाम होगा फिलिकिवेनॉन, फिलिकिवेनॉन। बस ये आपको याद रखना था, रत एक टॉफी। अब कोई सा भी विटामिन पूछ ले, भले ही आपको, क्योंकि बहुत सारा टाइम आपके पास बच जाता है आपके एग्जाम में, तो चाहे आप एक बार लिख के देख लीजिए, और रत एक टॉफी सिर्फ इतना लिखना है, रथ एक टॉफी, फिर देख लेना कौन से नंबर पर आ रहा है, तुरंत उसका आंसर करना, टिक, एकदम सही जाएगा आपका, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए इसको। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। समझ में आ गई बहुत बढ़िया तरीके से। अब हम देखेंगे हमारे शरीर में कौन कौन से खनिज होते हैं, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो उनमें सबसे पहला नाम आता है कैल्शियम का। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि भाई दांतों की हड्डियों के लिए कौन सा मिनरल की आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो कैल्शियम किस लिए आवश्यक है, दांतों और अस्थियों को मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा योगदान होता है कैल्शियम का। क्या प्रदान करता है, हड्डियों को कठोरता और मजबूती। सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा, इसके सोर्स क्या क्या है, तो सबसे ज्यादा मिल्क में मिलेगा, उसके बाद एग में, उसके बाद नॉनवेज में, सबसे ज्यादा मिलता है किसमें, दूध में मिलता है। अच्छा, अगर कैल्शियम ज्यादा हो जाए बॉडी में तो फिर क्या हो जाएगा, तो ज्यादा भी नुकसान है। आप पता है शरीर की जो वाल्व्स होती है वो कठोर हो जाएंगी, और अगर कम हो जाए तो हड्डियां कमजोर हो जाएगी, और हड्डियां कमजोर होगी तो दो रोग हो गए, बच्चों का रिकेट्स और बड़ों का ऑस्ट्रियोमेलेशिया, जिसके बारे में हमने ऊपर बात की थी, जिसके लिए विटामिन डी आवश्यक होता है कैल्शियम की पूर्ति के लिए। चलिए दूसरा क्या मिनरल्स है, दूसरा कौन सा खनिज होता है हमारे बॉडी में, कौन से खनिज की आवश्यकता होती है, वह है सोडियम। सोडियम दिमाग में विद्युत आवेश का संचालन करता है, हमारे दिमाग के लिए आवश्यक होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा। सोर्स क्या है इसके, नमकीन भोजन, समुद्री भोजन और दूध का सेवन करना, सोडियम इससे हमें प्राप्त होता है। तीसरा हम बात करेंगे क्लोरीन की। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन के सोर्स जो है यही वाले सेम रहेंगे क्लोरीन के भी, और अगर कमी हो जाए तो इसमें भूख न लगना और मांसपेशियों में ऐंठन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। सोडियम और कैल्शियम याद रखना, कैल्शियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना। चौथा है आयरन। आयरन, आयरन जो है ये रक्त का घटक है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे ब्लड में मिलता है, रेड ब्लड सेल्स में मिलता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंतर्गत कौन सा मिनरल होता है, तो वो आयरन होता है, ठीक है, आयरन होता है। तो इसकी कमी से क्या हो जाएगा, अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो गई तो इसका मतलब ये है कि खून की कमी हो जाएगी, और खून की कमी को मैंने आपको बताया था
एनीमिया कहते हैं। B12 इसकी पूर्ति करता है और विटामिन ए इसकी पूर्ति करता है। और एनीमिया को हम रक्त अल्पता भी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हम इसको एनीमिया कहते हैं। ठीक है, याद रहेगी ये सारी चीजें। आयरन याद रखना है, सोडियम और कैल्शियम, यही बहुत रहेगा। अब हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। भाई ब्लड से रिलेटेड भी तो क्वेश्चन आते हैं। अब जब हम इस टॉपिक को छेड़ ही रहे हैं तो पूरा कवर करते हैं, कुछ भी यहाँ से आपका बचे ही ना। ब्लड वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा कि ब्लड की जो स्टडी होती है, रक्त के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। हीमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ब्लड कैसा टिश्यू है? तो कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। सभी घटक रक्त में मिले होते हैं। जितनों के बारे में मैंने आपको ऊपर बात बताई वे सभी ब्लड में मिले हुए होते हैं। एक मेल के शरीर में कितना रक्त होता है? सामान्यतः तो 5 से 5.5 लीटर एक पुरुष के शरीर में रक्त की क्वांटिटी होती है और स्त्री के फीमेल के शरीर में 4 से 5 लीटर, यानी कम होता है थोड़ा सा। मेल के कंपैरिजन में फीमेल में ब्लड कम होता है, भले ही वो कितना ही खून चूस ले, किसी का मजाक था। आगे बात करते हैं रक्त का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर पेपर में पूछा जाता है कि जन्म से पहले बच्चे में रक्त का निर्माण, ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होती है, तो आप बताएंगे यकृत में। ये बहुत पते की बात है, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, कहाँ होगा? यकृत में होगा। और जन्म के बाद, वही जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद फिर उसकी बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में उसके ब्लड का निर्माण होगा। याद रखिएगा, ये बात पूछा गया है पेपर में, आपके प्रीवियस पेपर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, ब्लड जो है वो हमारे शरीर में कहाँ स्टोर होता है? तो हमारे शरीर में तो एक ही जगह स्टोर होता है जिसका नाम है प्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली बोलते हैं। इन तीनों में से कोई सा भी नाम मिले तुरंत लगा देना, प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली, कोई भी दिखे। और बाकी बात करें हम बाहर कहाँ स्टोर करते हैं, तो इसके लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ब्लड बैंक में कितने दिन तक सेफ रहता है ब्लड? तो 42 दिन से ज़्यादा नहीं चलता है, 42 दिन तक हम उसको सेफ रख सकते हैं। कितना तापमान होना चाहिए उस ब्लड बैंक में इसको स्टोर करने के लिए? तो 14 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको रखा जाता है ब्लड बैंक में स्टोर करके। रक्त के घटक कौन कौन से हैं? तो 2 घटक होते हैं, एक तो प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कॉर्प्यूसिल्स। ठीक है, ब्लड कॉर्प्यूसिल्स रक्त कणिकाएं, और पहला क्या है? प्लाज्मा है। हमारे शरीर में जो रक्त होता है, रक्त का 55% भाग होता है प्लाज्मा का, और बाकी जो बचा 45% है तो उसमें सारी ब्लड कॉर्प्यूसिल्स होती है, जिनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती है। तो 55% भाग किसका है? प्लाज्मा का है। प्लाज्मा का क्या कोई रंग होता है? नहीं, कोई रंग नहीं, रंगहीन होता है। इसमें 7% प्रोटीन पाया जाता है और बाकी पानी और नमक ये सब मिला हुआ होता है। काम क्या है प्लाज्मा का? दोस्तों अगर आपको ऑप्शन में ये ना मिले कि रंगहीन, तो फिर यहाँ हल्का पीला देखने को आपको मिल जाएगा या हल्का पीले रंग का होता है। ठीक है, अगर ये ना मिले, अगर रंगहीन है तो रंगहीन लगाइएगा, नहीं तो हल्का पीला। उसके बाद बात करें इसका काम क्या है, तो इसका काम है रक्त स्कंदन करने का, यानी थक्का जमाने का काम भी करता है प्लाज्मा। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो 7.4 होती है, और हमारे जो है पीएच वैल्यू को मेंटेन करने का ये काम करता है प्लाज्मा। ये गाढ़ा होता है। अब हम बात करेंगे, यहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी परसेंटेज से ज़्यादा खास करके क्वेश्चन आता है। अब हम बात करेंगे ब्लड कॉर्प्यूसिल्स की। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और सारे क्वेश्चन को एक ही आप मान के चलिए एक ही पेज पर समेटने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है। तो देखिए, चलते देखते हैं। इन 45% में रेड ब्लड सेल्स भी होंगी, वो रेड ब्लड कॉर्प्यूसिल्स भी होंगी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूसिल्स भी होंगी, और प्लेटलेट्स भी पाई जाएंगी। रेड ब्लड सेल्स को हम एक और नाम से जानते हैं एंथ्रोसाइट। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा लाल रक्त कणिकाओं को हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एंथ्रोसाइट के नाम से। इनकी मात्रा कितनी होती है? तो अगर हम जाने कि हमारे शरीर में 120 इनकी, तो ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स की संख्या में हम देखें तो 120 मिलियन आपका पर क्यूबिक एरिया में पाई जाती है। हालांकि मात्रा इतने ज़्यादा आपके लिए
यहाँ पर वैल्यू नहीं रखती है। इनके लिए आपको एक तो इनका जो नाम है एंथ्रोसाइट ये पता हो, और साथ ही साथ कितने दिन तक ये इनका जीवन काल रहता है, तो लगभग 120 दिन तक ये जीवित रह सकती है। ठीक है। WBC की अगर बात करें तो इनको हम एक और नाम से जानते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इनकी 8 से 10,000 ल्यूकोसाइट की संख्या हमारे शरीर में होती है और पर क्यूबिक, ठीक है, पर क्यूबिक, लेकिन 2 से 3 दिन तक या 4 दिन तक ही ये जीवित रह पाती है। और प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो इसको हम थ्रम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं, और 1 वीक तक इनमें कैपेसिटी होती है जीवित रहने की, फिर दूसरी बनती है। तो इस प्रकार से इनका जीवन काल आपको पता हो, RBC WBC प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है वो पता हो, बस इतना ज़रूरी है यहाँ इस वाली लाइन में आपके लिए। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ऑक्सीजन के आधार पर, हम ब्लड को 2 प्रकारों में बांट सकते हैं ऑक्सीजन के आधार पर। कौन कौन से? एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये है कि जिसमें ऑक्सीजन हो भरपूर मात्रा में, तो उसका रंग उस रक्त का रंग होता है बिल्कुल लाल, और हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। तो आप जानते हैं इसको हम प्योर ब्लड कहेंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा मौजूद है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी में जो ब्लड ऑक्सीजन की कमी होती है और उस ब्लड में क्या हो जाता है, हल्का बैंगनीपन आ जाता है, डार्क रेड या हल्का बैंगनी हो जाता है ज़रूरत से ज़्यादा, ये इम्प्योर ब्लड माना जाता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। तो ऑक्सीजन के आधार पर इनको हम इस प्रकार से, जिसमें ज़्यादा हो जिसमें कम हो, इस आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। साथ ही साथ जाते जाते ये और चीज़ आपको जाननी है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। तो ये था आपका आज का चैप्टर, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ कवर कर लिए हैं जो जरूरी थे आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो यहीं पर हम इस क्लास को विराम देते हैं दोस्तों, और आशा करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना आपको नहीं भूलना है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, और रिवीजन करिए दबा के, बहुत बढ़िया तरीके से आपका सब कुछ कवर हो चुका है। बस आपने अब भूलना नहीं है, बहुत अच्छे से उसका रिवीजन करते रहना है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस और बहुत सारी हिम्मत आपके लिए। आप उसको अपना मनोबल बनाए रखिए। आपने सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार किया है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा, वहाँ मैं आपको ये शेयर कर दूंगी PDF, आप उससे रिवाइज कर लीजिएगा, या क्लास से आपको देख करके ज़्यादा जल्दी रिवाइज होता है वैसे कर लेना, जैसे आपको अच्छा लगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं आपका सिलेबस एक बार फिर से छान मारूंगी, कहीं कुछ बचता है तो मैं आपको पेपर से पहले कुछ भी, अगर कहीं कुछ भी बचता है तुरंत आप के साथ उसमें संपर्क करूंगी, वो चीज़ें आपको बताऊंगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।